हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू माय चैनल। आज हमारी मॉडर्न इंडिया की जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसका सेकंड पार्ट होगा। और आई होप आपने फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लिया होगा। नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लें, आपका क्विक रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पर हम कंप्लीट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं और उसको हम कवर करने जा रहे हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। वो गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी के अधिकार दिए गए। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किसके टाइम में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई थी। तो यहाँ पर आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव के समय में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी के अधिकार थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर हम करें, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब दी थी। यही क्वेश्चन पूछा है टाइम पीरियड के बारे में कि कब दी थी। तो 12 अगस्त 1765 को, 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसको नियुक्त किया था। इलाहाबाद की संधि होने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद में अपना एक उपदीवान नियुक्त किया और वो कौन था? मोहम्मद रज़ा खान। ठीक है, मुर्शिदाबाद में उपदीवान कौन बना? मोहम्मद रज़ा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। जब सबसे पहले ब्रिटिशर्स को दीवानी दी गई 1765 में, ठीक है, वो सबसे पहले कौन सी जनजाति के संपर्क में आए? तो वो जनजाति थी खासी। आपने नाम सुना होगा, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, ये इस समय में मेघालय में जनजाति पाई जाती हैं। तो जो सबसे पहले संपर्क में ब्रिटिशर्स आए थे वो कौन सी जनजाति थी? वो थी खासी जनजाति। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्ध का सही कालक्रम क्या है। युद्ध जो हुए 18वीं शताब्दी में उनका कालक्रम आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर गिवन है, सबसे पहले अंबर का युद्ध होता है, उसके बाद प्लासी का वॉर होता है, इसके बाद वांडी वॉश होता है, फिर क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड पूछा गया है कि वांडी वॉश के युद्ध में जो कि 1760 में हुआ, किसने किसको हराया। तो वांडी वॉश का युद्ध जो कि 1760 में हुआ है, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच हुआ और ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को इस युद्ध में हराया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर आपको मैच करना है। तो अगर बात करते हैं बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध मीर कासिम वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी होता है। ठीक है, बक्सर का जो युद्ध होता है 1764 में, वो मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है। इसके बाद वांडी वॉश का युद्ध फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है। एक चिलियांवाला युद्ध होता है। चिलियांवाला युद्ध डलहौजी के विरुद्ध सिखों द्वारा किया जाता है। खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध मराठे, यानी कि खुर्दा का जो युद्ध है वो निजाम वर्सेस मराठे का वॉर था। नेक्स्ट पॉइंट पूछा जा रहा है, भारत में अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किसने किया। जब अंग्रेज़ भारत आए, उन्होंने भारत पर कब्जा करना शुरू किया, तो सबसे ज़्यादा विरोध किस जाति ने, किस जाति के लोगों ने विशेषकर किया? तो वो कौन थे? मराठा थे। वो कौन थे? मराठा। अब हम अगले पॉइंट की बात करेंगे जहाँ पर हम क्षेत्रीय राज्यों की बात करेंगे, पंजाब और मैसूर की खासकर। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था, यानी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनगर। यानी कि श्रीनगर जो था वो रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित हुआ करता था। रणजीत सिंह किससे संबंधित थे? रणजीत सिंह जो थे वो सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। रणजीत सिंह किससे संबंधित थे? सुकर चकिया मिसल से। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी। तो महाराजा रणजीत सिंह की जो राजधानी थी वो थी लाहौर। आपको ध्यान रखना है, रणजीत सिंह की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में रिपीटेड ये क्वेश्चंस हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो रणजीत सिंह की राजधानी जैसे हमने देखा लाहौर थी, और यहाँ पर अब पूछा गया है कि कोहिनूर हीरा इन्होंने किससे प्राप्त किया था। तो उसका नाम था शाह शुजा। रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी महाराजा रणजीत सिंह ने। ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो खड़क सिंह जो थे वो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट पॉइंट है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था। तो सिख राज्य का अंतिम राजा था राजा दिलीप सिंह। ठीक है, राजा दिलीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ, नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म को नहीं छोड़ा, वह कभी भी रूस नहीं गए थे। तो इसमें सच बात ये है कि 23 अक्टूबर 1893 को निधन हुआ महाराजा दिलीप सिंह का, और उनका निधन कहाँ पर हुआ, पेरिस में हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारे पास, पंजाब के विलय के बाद पंजाब पर शासन करने के लिए 3 की परिषद के सदस्य कौन थे। जब पंजाब का विलय होता है तो उस पर शासन करने के लिए 3 परिषद में लोग कौन थे, तो वो थे सर हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविल मानसेल। 3 नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और ग्रेविल मानसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, उसमें कौन जीता था। जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ वो 1766 से 1769 तक हुआ, और इसमें हैदर अली की विजय हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया था। तो हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में किसने हराया था, सर आयर कूट नाम के एक ब्रिटिशर ने इनको किसको, हैदर अली को हराया था। ये आपको ध्यान रखना है। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी, तो वो थी श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए। तो वो टीपू सुल्तान ही था जिसने आधुनिक पद्धति से विदेशों में अपने दूतावास बनाए थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ पर, तो टीपू सुल्तान ने 1780 में ब्रिटिशर्स को हराया था पोलीलुर में, एक जगह थी पोलीलुर, वहाँ पर। अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किससे की थी, तो टीपू सुल्तान से की थी, क्योंकि टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी, श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में कब मारे गए। तो ये टाइम पीरियड था 1799 में टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों द्वारा मारे गए थे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं मैचिंग की, तो जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ उसमें कौन जीता, हैदर अली, हमने अभी ऊपर भी पढ़ा है। जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर रहा उसका कोई निर्णय नहीं निकला, वो निर्णायक रहा। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच, जिसमें टीपू सुल्तान हार जाते हैं। और जो चौथा एंग्लो मैसूर वॉर था उसमें टीपू सुल्तान हारा और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ, यानी कि उनकी डेथ हो गई। आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आता है, बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। वो कहाँ पर कराया, बेगम समरू ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया जो कि सरधना में करवाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे अगर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखें तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जब प्लासी के वॉर में सिराजुद्दौला की हार होती है तो किसके धोखे की वजह से होती है, वो होता है मीर जाफ़र की वजह से। अब हम कुछ गवर्नर जनरल और वायसराय की बात कर लेते हैं। जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक मजबूत नींव रखी अपने प्रशासन की, और जिस पर जो संरचना जिसकी थी वो कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय किसको जाता है, क्लाइव यानी कि रॉबर्ट क्लाइव को जाता है। और लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के जो सिद्धांत है उसके आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्रों को जोड़ा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो जब कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे रिलेटेड है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे रिलेटेड है, तो ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स से रिलेटेड है। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति रिलेटेड टू वॉरेन हेस्टिंग्स।
इसके बाद बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किसने किया, ड्वेल गवर्नमेंट को किसने बंगाल में ख़त्म किया, तो वो कौन थे, वो भी कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा ड्वेल गवर्नमेंट को समाप्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। ब्रिटिश की जो संसद थी वहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग किस पर चलाया गया, तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स पे चलाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अगर हम, तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की, न्यायिक जो चीज़ें थी, ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनकी स्थापना किसने करी भारत में, तो उसका श्रेय जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रतिविधावत सिविल सेवा जो थी उसका सृजन किया, मतलब इंडिया में सिविल सर्विसेज को किसने शुरू किया, तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस, और जो सिविल सर्विसेज की बात है वो भी किसने स्टार्ट की, कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो कहाँ पर है, तो वो गाज़ीपुर में है। ठीक है, इंडिया में उनकी कब्र बनी हुई है कहाँ पर, गाज़ीपुर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है 1802 में बसीन की संधि किस किस के बीच हुई, तो बसीन की संधि आपको ध्यान रखना है अंग्रेज़ों और बाजीराव सेकंड के बीच में हुई। बसीन की संधि अंग्रेज़ और बाजीराव सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी उसको स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार, तो वो था पेशवा बाजीराव सेकंड। कौन था, पेशवा बाजीराव सेकंड। नेक्स्ट पॉइंट है सहायक संधि को क्रियान्वित किसने किया, तो लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय देशी शासक। ठीक है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा था बाजीराव सेकंड, और जो भारतीय था पहला वो था हैदराबाद के निज़ाम। हैदराबाद के निज़ाम ने इसको सबसे पहले स्वीकार किया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हैदराबाद, मैसूर, अवध, सिंधिया में लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का कालानुक्रम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका काल पूछा जाता है कि सबसे पहले सहायक संधि में कौन सा राज्य विलय हुआ, उसके अकॉर्डिंग पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, उसके बाद अवध और फिर सिंधिया। ये आपको क्रम याद रखना है, हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था ओवरऑल, जिस पहले शासक ने सहायक संधि को स्वीकार किया था वो था अवध का नवाब। कौन था, अवध का नवाब। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन किस किस तरह से घुमाकर पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए नोट में लिखा हुआ है, अगर प्रश्न में वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य पूछा जाए तो उत्तर हैदराबाद, और शासक कौन था, अवध का नवाब। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हैदराबाद के निज़ाम, इंदौर के होलकर, जोधपुर के राजपूत राज्य और मैसूर के शासक में से सहायक संधि स्वीकार किसने नहीं की थी, तो जो इंदौर के होलकर थे उन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर हम करें तो भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सहायक संधि किसने शुरू करी, तो लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि को शुरू किया था। नेक्स्ट पॉइंट है ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, सहायक संधि क्यों शुरू की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो अंग्रेज़ों की प्रभुसत्ता को स्थापित करने के लिए, जिससे सब जगह अंग्रेज़ों का राज हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तत्कालीन समय में वो ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में पताका लहराया, तो लॉर्ड वेलेस्ली, क्योंकि इसने अपनी क्या शुरू कर दी, विलय की नीति शुरू कर दी, तो ये इसका श्रेय किसको गया, वेलेस्ली को। नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर हम करते हैं तो आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, एंग्लो नेपाल जो वॉर हुआ था वो किसके टाइम में हुआ था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स अलग है, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात चल रही है। ठीक है, आंग्ल नेपाल वॉर आपको ध्यान रखना है किसके टाइम पीरियड में हुआ, लॉर्ड हेस्टिंग्स के। अब हम कुछ गवर्नर जनरल देख लेते हैं कि कौन सा युद्ध किस गवर्नर जनरल के टाइम पर हुआ। जैसे बक्सर का युद्ध, तो उस समय जो गवर्नर था वो कौन था, हेक्टर मुनरो था। ठीक है,
हेक्टर मुनरो के समय में बक्सर का युद्ध होता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हमने अभी देखा आंग्ल नेपाल युद्ध होता है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम था लॉर्ड वेलेज़ली, और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के टाइम था कॉर्नवालिस। यानी कि तीसरे एंग्लो मैसूर वॉर में कौन था? कॉर्नवालिस। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक हमने भी क्या देखा, बक्सर के युद्ध के समय कौन गवर्नर जनरल था? हेक्टर मुनरो। आंग्ल नेपाल वॉर के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स, और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के समय था कॉर्नवालिस, और चौथे के समय कौन था? लॉर्ड वेलेज़ली। अब कुछ आगे बात कर लेते हैं। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर संबंधित है किससे? तो यही पूछा जा रहा है कि थर्ड जो आंग्ल मराठा वॉर है वो किससे रिलेटेड है? तो वो लॉर्ड हेस्टिंग्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर कब रहे? तो टॉमस मुनरो जो मद्रास के गवर्नर रहे वो 1820 से 1827 तक रहे। नेक्स्ट पॉइंट है तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, कुशासन के आधार पर मैसूर को किसने हड़प लिया था? तो वो था विलियम बेंटिक। ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया? विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया। गवर्नर जनरल जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर से रिलेटेड है, हमने अभी ऊपर देखा है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है ठगों के दमन से संबद्ध था। ठगों का दमन से रिलेटेड कौन था? कैप्टन स्लीमैन। जो कैप्टन स्लीमैन है वो ठगों के दमन के लिए जाना जाता है। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। सती प्रथा पर बैन लगाया था विलियम बेंटिक ने। किसने? बेंटिक ने। कब लगाया था ये भी पूछा जाता है, तो 1829 में 1829 में बेंटिक ने सती प्रथा को बैन कर दिया था। इसके बाद बंगाल से दासों के निर्यात पर रोक किसने लगाई? कब लगाई या फिर कब लगाई गई? तो ये 1789 में ही हो गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था किसके कारण? तो जो विलय की नीति थी उसके कारण लॉर्ड डलहौजी ने अवध का भी राज्य अपने राज्य में मिला लिया था। तो कुप्रशासन के कारण ये सब हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था अगर ये पूछा जाए तो 1856 में। 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हो चुका था। अब कुछ विलय हैं जिनकी डेट्स पूछी जा सकती हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे 1849 में पंजाब का विलय होता है, 1848 में सतारा का विलय होता है, 1856 में अवध का विलय, और करौली एक जगह थी, करौली का विलय होता है 1855 में। ठीक है, आप पॉज करके इन डेट्स को लिख भी सकते हैं जिससे आपको ध्यान रहे। 1849 में पंजाब का विलय, 1848 में सतारा का विलय, 1856 में अवध का, और 1855 में करौली का विलय होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित करी, कार्यान्वित करी, तो वो कौन था? डलहौजी था, ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो गाइस ये आज का वीडियो था। आई होप आपको एक क्विक रिवीजन ज़रूर मिला होगा, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।